नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की राजनीति में इस वक्त 3 बड़े बदलाव एक साथ दिखाई दे रहे हैं। पहला, सत्ता के अंदर एनडीए का नया पावर बैलेंस। दूसरा, विपक्ष के भीतर नए गठबंधन की तलाश। और तीसरा, बिहार की ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण की लड़ाई। विधान परिषद चुनाव में एनडीए सभी 10 सीटों पर जीत का दावा कर रहा है, लेकिन असली लड़ाई जो है वो सीटों से ज्यादा फ्यूचर लीडरशिप और कास्ट इक्वेशन की है। चिराग पासवान को रिप्रेजेंटेशन देकर एनडीए अलायंस मैनेजमेंट मजबूत करना चाहता है, जबकि एआईएमआईएम को लेकर भी अंदर खाने चर्चाएं तेज है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में विजय फैक्टर के बाद प्रशांत किशोर का नाम बिहार में नई राजनीतिक धुरी के तौर पर उभर रहा है। कांग्रेस के भीतर भी आरजेडी से अलग रास्ता बनाने की चर्चा तेज है। इसी बीच सीएम सम्राट चौधरी ने सीएमओ और ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव कर साफ संकेत दे दिया है कि अब बिहार की प्रशासनिक मशीनरी नीतीश एरा से निकलकर नए कमांड स्ट्रक्चर में जा रही है। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक राम बंदोबस्त जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग एमएलसी चुनाव को लेकर ही बात कर लेते हैं। जिस तरह से बिहार एमएलसी चुनाव सिर्फ 10 सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि एनडीए और महागठबंधन के अंदर फ्यूचर पावर बैलेंस तय करने वाला है। पॉलिटिकल टेस्ट बन चुका है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से जो सीट खाली हुई है उस पर उपचुनाव होना है और 9 नियमित सीटों पर एनडीए संख्या बल के दम पर क्लीन स्वीप का दावा कर रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा ये इस बात की हो रही है कि बीजेपी अपने किन नेताओं को विधान परिषद भेजकर 2027 के जिस तरह से कास्ट इक्वेशन चल रहा है कि यूपी चुनाव को देखते हुए भी आगे की रणनीति तय होगी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का एमएलसी बनना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि बिना सदन सदस्य बने मंत्री पद वो लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे, उनको बचाना वो मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी को लेकर भी चर्चा हो रही है कि उनको भी एक सीट चाहिए। महागठबंधन की नज़र कम से कम एक सीट पर है ताकि विपक्ष पूरी तरह से कमजोर दिखने से बच सके। उस पर एक सीट की भी बात चल रही है। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के टाइम हमने देखा था कि महागठबंधन के साथ एआईएमआईएम इसी शर्त पर आई थी कि एमएलसी एक सीट एमएलसी की उनको मिलेगी, तो क्या उस बात को भी ध्यान रखेगी अभी एआईएमआईएम और महागठबंधन? खैर, सवाल यही है सर कि क्या ये चुनाव सिर्फ संख्या का खेल रहेगा या फिर एनडीए के भीतर भी जो फ्यूचर में लीडरशिप या हिस्सेदारी की नई पटकथा भी लिखेगा, या महागठबंधन के लिए ये कितना अहम है? देखिए, ये जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है ये महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें बीजेपी हो, एनडीए के अंदर बीजेपी हो और जदयू हो, दोनों पार्टियों के अंदर और महागठबंधन में भी जो घटक दल हैं उन घटक दलों के अंदर भी अपनी अपनी हिस्सेदारी और अपने पार्टी में जातिगत समीकरण और जो असंतुष्ट नेता हैं उन सबों को संतुष्ट करने का जो समीकरण है उसी सब का एक प्रयास इस एमएलसी इलेक्शन में दिखेगा। यानी कि देखिए, राज्यसभा का चुनाव हुआ, कई नाम कई पार्टियों में आए, गठबंधन में भी आए और एनडीए में भी आए, कई नाम छूट भी गए। अब एमएलसी का इलेक्शन आने वाला है। बिहार में जब नई सरकार बनी है बीजेपी की, तो बीजेपी के अंदर और जदयू के अंदर एक गहमा-गहमी वाली स्थिति, एक असंतोष वाली स्थिति, या समझिए कि बहुत एक अनिश्चितता का जो दौर है पार्टी के अंदर, हर पार्टी के अंदर एक चल रहा है। कोई नाराज है, कोई खुश है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके और इन तमाम बातों को जातिगत समीकरण के सांचे में ढालते हुए निर्णय लिया जाएगा। जदयू के अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें जदयू के अंदर, तो देखिए, एक तो 10 सीट है। एक तो नीतीश कुमार की जो सीट है वो एक सीट है। उसके अतिरिक्त जो 9 सीटें हैं, इनमें से एक सीट तो महागठबंधन को जाता है, लेकिन 9 सीटों पे एनडीए की दावेदारी बनती है। एनडीए में 9 में से 5 कितना जदयू को मिलेगा, कितना बीजेपी को मिलेगा, पहला सवाल तो यही है। जैसे कि हम लोगों ने जब राज्यसभा चुनाव में भी इस तरह से विचार किया था कि राज्यसभा चुनाव में 3 सीटें किसको मिलेंगी, 2 किसको मिलेंगी। खैर, वहां तो एक उपेंद्र कुशवाहा के जरिए बीजेपी ने एक अच्छा प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर भी जदयू को कितनी मिलेगी, चिराग पासवान की पार्टी को कितनी मिलेगी और बीजेपी को कितनी मिलेगी। चूंकि मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा
उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं उनको तो एक सीटें मिलना तय है क्योंकि वो मंत्री पद ले लिए हैं। दूसरी बात है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा, चिराग को मिलेगा, मांझी जी की भी महत्वाकांक्षा रहती है और इन तमाम जो अपने 3 घटक दल हैं, एलजेपीआर हैं, मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, इन 3 छोटे घटक दलों के समीकरण को सजाते हुए, साथ-साथ बैठाते हुए फिर जदयू और बीजेपी को आपस में भी बांटना होगा। तो उसमें जदयू को कितनी सीटें मिलेंगी और बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि जदयू बीजेपी में जिसे ज्यादा मिलेंगी, फिर एक बात वहां से आ जाएगा कि इस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में वही पार्टी है। तो बीजेपी निश्चित तौर पे चाहेगी कि जदयू से उसकी सीटें कुछ ज्यादा हों। अब जदयू में जो सीटें मिलेंगी उनमें भी एक घमासान चलेगा, क्योंकि कई ऐसे नाम हैं जिन लोगों को टिकट मिलने की चर्चाएं होती हैं, लंबे समय से हो रही थी, विधानसभा चुनाव से हो रही थी उन लोगों को, लेकिन अंत तक अभी तक तो कुछ नहीं मिला। एक तो सबसे बड़ी दावेदारी निशांत कुमार की आती है, वो मंत्री बन चुके हैं तो उन्हें तो एमएलसी बनाया ही जाएगा। उसके बाद हो सकता है उन्हें नीतीश कुमार वाले सीट पे किया जाए जहां पे बाई इलेक्शन होना है, या फिर उन्हें पूर्णकालिक सीट भी दिया जा सकता है। उसके बाद किसको मिलेगा, क्योंकि देखिएगा कि जो मंत्रिमंडल का जो डिजाइन है या जब 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात थी तो बहुत ही बारीकी से जातिगत समीकरण को साधते हुए ही नीतीश कुमार ने निर्णय लिया था। ऐसा निर्णय ताकि ना तो कोई जदयू के अंदर कोई निशांत कुमार के लिहाज से कोई पावर पॉइंट बन पाए और साथ ही साथ कोई नाराज भी ना हो। लौकुश समीकरण, लौकुश धानुक समीकरण के साथ साथ सवर्ण और अति पिछड़ा समीकरण सबको साथ लेकर के किया गया था। तो यहाँ जो 2 सीटें या 4 सीटें जो भी जदयू को मिलेगा उसको वो कैसे कर पाएंगी। एक तो जो बहुत प्रबल दावेदार माने जाते हैं मनीष वर्मा, जिनसे हाल के कुछ दिनों में पिछले 10-15 दिनों के अंदर नीतीश कुमार से 2 बार मुलाकात भी उनकी हुई है। उनके यहाँ एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार स्वयं भी आए थे और कार्यक्रम के बाद भी स्वयं नीतीश कुमार गए थे। तब से एक अटकलबाजी का शुरू हो गया कि कहीं उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल तो नहीं किया जाए, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। तो अब क्या मनीष वर्मा को कम से कम एमएलसी बनाया जाएगा या नहीं, ये भी एक सवाल है। और फिर अति पिछड़े समाज से कितने लोगों को बनाया जाएगा, ये एक जदयू के अंदर हुआ। बीजेपी के अंदर भी ये चल रही है। देखिए बीजेपी जो मंगल पांडे का जो सीट था, जो वहां एक बाई इलेक्शन हुआ, तो उस समीकरण को तो एक सवर्ण समाज की नाराजगी तो जो थी पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई थी, उसके लिहाज से उन्होंने एक एमएलसी वहां पे बना दिया। लेकिन अब बारी आती है अन्य समीकरणों पे, खासकर जो अति पिछड़ा समाज है, जो देखना ये एमएलसी इलेक्शन के जरिए बीजेपी कैसे डिजाइन करती है। क्या वो जदयू का जो मूल जो जनाधार है, अति पिछड़ी जाति है या लौकुश समीकरण है, उनके वहां से कोई उम्मीदवार देती है या नहीं। क्योंकि देखिएगा बीजेपी ने कुर्मी समाज से किसी को मंत्री नहीं बनाया है, वहां बीजेपी एक सतर्क है। स्वयं जदयू से ही श्रवण कुमार और स्वयं निशांत कुमार, ये 2 लोग उस समाज से आते हैं जो मंत्री बने हैं। यहाँ पे बीजेपी काफी सतर्क है। तो क्या उस जो गैप है उसको भरने के लिए एमएलसी उम्मीदवार को उस समाज से लेती है या नहीं, या अन्य समाज से कैसे लेती है, फिर क्या कोई और उम्मीदवार सवर्ण समाज से आता है या नहीं। तो ये देखने वाली बात है कि बीजेपी एमएलसी को लेकर के क्या निर्णय लेती है। साथ ही साथ लोजपा आर को भी सीटें दी जाएगी, क्योंकि लोजपा आर के 19 विधायक हैं और वो बहुत ही खामोशी से और बहुत ही सहजता से राज्यसभा चुनाव में वो न तो अपनी कोई दावेदारी या हिस्सेदारी को उन्होंने मांग की, और एनडीए के जो भी घटक दल हैं, जो भी उनके उम्मीदवार हैं, उनको उन्होंने समर्थन कर दिया। खासकर उनके जो विधायक हैं, वो जो 5वां उम्मीदवार जिसे बीजेपी ने अपनी ही पार्टी के नेता शिवेश राम को बनाया था, वहां उनके 19 विधायकों का मतदान हुआ था। तो बीजेपी अब एलजेपीआर को कितना देगी, ये भी एक देखने वाली बात है। तो इन 10 सीटों में एलजेपीआर, 1 सीट तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को जाएगा ही, और जदयू और बीजेपी आपस में कैसे करती है, ये निश्चित तौर पे ये जातिगत समीकरण को साधना भी हुआ, आपस में भी तालमेल बैठाना हुआ। क्योंकि आने वाले समय में जब कई घटनाक्रम में बदलाव हुआ है, बीजेपी हर निर्णयों में भारी पड़ चुकी है, जो स्वाभाविक भी, उसका अपना एक मुख्यमंत्री भी आ गया है। और खासकर पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद तो बिहार तो पूरे देश में बीजेपी का मनोबल काफी ऊंचा है। ऐसी परिस्थितियों में बीजेपी किस तरीके से जातिगत समीकरण को साधते हुए निर्णय लेती है, वहां पे अगर आप महागठबंधन की बात करेंगे तो वहां पे निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने राज्यसभा के दौरान तेजस्वी यादव के को समर्थन देने का फैसला किया था, आरजेडी को समर्थन देने का फैसला किया था। तो इसके बदले में जो एक ही सीट है
जो कि चाहे तो अगर अगर वो एकजुट हो, महागठबंधन तो जीत सकती है, तो वो सीट क्या निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, ये देखने वाली बात है। चूँकि और उसमें भी कांग्रेस का क्या योगदान रहेगा, कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि अभी इंडी गठबंधन में और खासकर अपने सहयोगी दलों से कांग्रेस का कुछ अच्छा तालमेल नहीं है। बिल्कुल सर, अब बिहार हम के कांग्रेस के ही वो पे आते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरह से एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन विजय के उभार और कांग्रेस के उनके साथ जाने की चर्चा ने जिस तरह से बिहार में प्रशांत किशोर फैक्टर को भी अचानक फिर से मजबूत कर दिया है। प्रशांत किशोर लंबे समय से कहते रहे हैं कि कांग्रेस अगर आरजेडी की जूनियर पार्टनर पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकली तो बिहार में कभी रिवाइव नहीं कर पाएगी। तो 2025 की हार के बाद पीके भी समझ चुके हैं कि अकेले एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव से सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है। कांग्रेस को भी एक ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट की जरूरत है जो कास्ट पॉलिटिक्स से आगे डेवलपमेंट और गवर्नेंस का नया नैरेटिव बना सके। तो यही वजह कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी से उनकी लंबे मुलाकात और कांग्रेस पर सॉफ्ट स्टैंड को अब सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार मुलाकात नहीं कहा जा रहा है, बल्कि फ्यूचर अलायंस सिग्नल माना जा रहा है। सवाल यही है कि क्या बिहार में राहुल गांधी अब तेजस्वी यादव की जगह न्यू बिहार मॉडल यानी प्रशांत किशोर पर दाव लगाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई थी, लगभग फरवरी महीने में हुई थी। और प्रियंका गांधी के मुलाकात के बाद फिर प्रियंका गांधी के साथ ही राहुल गांधी से भी एक मुलाकात हुई थी और एक खबर मीडिया में आई थी। हालांकि प्रशांत किशोर ने खंडन किया था, लेकिन प्रियंका गांधी ने स्वीकार किया था कि मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा कि मुलाकात होने में बुराई क्या है। तो मुलाकात उनकी जो भेंट वार्ता हुई, किस संदर्भ में हुई, ये मीडिया के द्वारा बताया नहीं गया था। लेकिन जो खबरें आती हैं उसके अनुसार प्रशांत किशोर का एक प्रयास था कि बिहार में जन स्वराज और कांग्रेस एक साथ मिलकर के काम करे। अभी जो मौजूदा राजनीतिक हालात बना है पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद और तमिलनाडु के चुनाव के बाद, तो वहां पे कांग्रेस को सोचने के लिए या एक नया मौका भी मिला है। मौका मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक जो इंडी गठबंधन था उसके आपसी तालमेल में जो सबसे बड़ी चुनौती हुआ करते थे वो ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी बहुत ही सशक्त छवि रही, राजनीतिक तौर पे लगातार चुनाव जीतने वाली, अपने दम पे चुनाव जीतने वाली वो मुख्यमंत्री रही हैं। और उसके बाद केजरीवाल थे। तो ममता बनर्जी, केजरीवाल और बिहार में लालू यादव, ये तीन लोगों ने ही हमेशा इंडिया गठबंधन हो या विपक्षी पार्टी का कोई भी गठबंधन हो, उन्होंने राहुल गांधी के चेहरे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। पिछली बार भी लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो जो कुनबा बिखरा था जिसमें से नीतीश कुमार बाहर आ गए थे। तो ये जो पश्चिम बंगाल में हार हुई है, तो कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका जरूर है। कांग्रेस के लिए अच्छा मौका यह है कि जो उनके घटक दल हैं उनके मनोबल को ठेस पहुंचा होगा। और अब जैसे कि यूपी चुनाव हो या अब बिहार का चुनाव भले ही बाद में होना हो, लेकिन बिहार में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब पश्चिम बंगाल जैसे जटिल राज्य में बीजेपी अपनी बहुमत की सरकार बना सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जो चुनौती है वो आरजेडी को भी आने वाली है। और कांग्रेस पार्टी को भी अब लग रहा है कि जब राज्य के चुनाव में भी अगर घटक दल के साथ रहने के बाद, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ रहने के बाद कोई आशातीत सफलता नहीं मिल पा रही है, जैसे कि यहाँ पे महागठबंधन में आरजेडी के साथ कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन उनके साथ रहने के बाद, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के साथ जुड़ती है तो क्षेत्रीय पार्टी ही बड़े भाई की भूमिका में होती है। कांग्रेस पार्टी को टिकट भी दिया जाता है ये क्षेत्रीय पार्टी, जैसे यहाँ आरजेडी तय की थी। बहुत ज्यादा हम लोगों ने देखा भी था कि बिहार के चुनावी इतिहास में पहली बार फ्रेंडली फाइट हुआ जिसमें आरजेडी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी से रहा 11 सीटों पे। तो इस तरीके से बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण जो चुनाव रहा 2025 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ये सोच सकती है। और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता जो बिहार के हैं वो रह रह करके मुखर होकर बोलते हैं कि उनको अब आरजेडी से आगे आना चाहिए। उनकी जो छवि बन चुकी है आरजेडी की बी टीम के रूप में, उससे आगे आकर के अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। और अभी बिहार में चुनाव का एक वक्त है, तो अभी संघर्ष करने का समय है। इन तमाम तरीके के तर्क वितर्क के बीच और राजनीतिक परिदृश्य के बीच ही प्रशांत किशोर की जो मुलाकात फरवरी महीने में, इसी साल फरवरी महीने में हुई थी, तो एक कयास लगाया जा रहा था। लेकिन देखिए, जन स्वराज का कोई गठबंधन हो बिहार में कांग्रेस के साथ, इससे
ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि प्रशांत किशोर सलाहकार की भूमिका में कांग्रेस के साथ आकर के वो काम करेंगे। जैसे कि देखिए टीवी के बारे में भी चल रहा है कि वहां भी प्रशांत किशोर की जो एडवाइस है वो लिया गया था। हालांकि उनके जीत के बाद बिहार में तो इस तरह की खबरें आई हैं कि प्रशांत किशोर ने कभी उनके लिए कैंपेन किया या उनको सलाह दिया, लेकिन फरवरी 2025 में जब टीवी के पार्टी की स्थापना हुई थी, उस सभा में प्रशांत किशोर मौजूद थे। उसके बाद वहां प्रशांत किशोर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि टीवी के का जो भविष्य है वो जीत की ओर है और जो एक्टर विजय हैं वो हो सकता है कि चुनाव जीत जाए, और ऐसा हुआ था। तो उसके बाद बिहार में भी अगर कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर से जुड़ करके, माने व्यक्तिगत तौर पे जनसुराज से जुड़े ना जुड़े, लेकिन अगर प्रशांत किशोर को अपने साथ जोड़ करके एक सलाहकार की भूमिका में लेकर के अगर काम करे तो हो सकता है कि कुछ बेहतर नतीजे आए। क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी की दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो जो चुनौती है उसकी जो छवि बन चुकी है आरजेडी के बी टीम के रूप में, दूसरे उसके जो बिहार इकाई के जो नेता हैं उनमें आपस में कभी तालमेल नहीं रहा। इलेक्शन से पूर्व से लेकर और आज तक की 6 विधायक हैं, राज्यसभा चुनाव में भी 6 में से 3 बागी हो गए थे। आप देखें कि अभी तक वहां पे कोई विधायक दल का नेता भी नहीं है। तो और जो संगठन में अगर आप प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, प्रभारी की बात करें, जिला अध्यक्षों की बात करें, तो जिस तरीके से असहमति हुआ और कार्यकर्ताओं के बीच और पदाधिकारियों के बीच कभी भी शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग करने में इलेक्शन के बाद कांग्रेस असफल रही है, तो वहां पे एक ठोस और जमीनी हकीकत समझने वाला एक रणनीतिकार की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को ऐसी आवश्यकता तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी है, मतलब राष्ट्रीय राजनीति में भी उन्हें एक सही और सार्थक सलाहकार की आवश्यकता है। लेकिन बिहार की तो जो जमीन है वो तो बिल्कुल ही जर्जर हो चुकी है कांग्रेस के लिए। तो एक है तो, और इस तरह का क्यास लगाया भी जा रहा है कि कहीं कांग्रेस अपना राह बदल दे, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा विकल्प भी नहीं है। जब क्षेत्रीय पार्टियों का मनोबल इतना नीचे हो चुका है, बीजेपी अब हिंदी भाषी राज्यों में लगातार जीत रही है, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी जीत गई है, और बिहार में भी आरजेडी के साथ रहने के बावजूद भी बीजेपी या एनडीए की इतनी बड़ी जीत हुई है, वहां पे फिर भी अब आरजेडी के साथ जुड़कर कांग्रेस पार्टी रहे और इसी के नाम पे अब वो संगठन का विस्तार न करे और फिर आने वाले जो चुनाव में वो महागठबंधन के अंदर ही जाए, इसका मतलब ये है कि फिर वो महागठबंधन से कभी उबर नहीं पाएंगे। सर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 22 अप्रैल 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी की मुलाकात होती है। उसके बाद बिहार सीएमओ में बदलाव शुरू हो जाता है। अब सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं बल्कि सत्ता के कंट्रोल रूम पर कब्जे की कहानी ये बन चुका है। 10 मई के रीशफल में नीतीश कुमार के जो भरोसेमंद ऑफिसर्स हैं धीरे धीरे सीएमओ से वो बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह सम्राट कैंप के ट्रस्टेड ऑफिसर जैसे लोकेश कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह को लाया गया। लोकेश कुमार की पहचान जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड क्राइसिस मैनेजमेंट ऑफिसर की रही है, जबकि संजय कुमार सिंह एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस एग्जीक्यूशन के एक्सपर्ट माने जाते रहे हैं। यानी सम्राट ने ऐसे अफसर चुने हैं जो पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं, डिलीवरी मॉडल मजबूत करें। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कैंप के करीबी जो हैं कुमार रवि और चंद्रशेखर सिंह को पावरफुल जेडीयू मिनिस्टर के विभागों में भेजकर साफ संकेत दिया है कि ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस भी रखा जाएगा। सबसे बड़ा मैसेज जो है वो आईपीएस लॉबी में दिखा, जहां लंबे समय से साइडलाइन रहे विकास वैभव और सुधांशु कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो सवाल यही है कि अब क्या बिहार में नीतीश मॉडल ब्यूरोक्रेसी की जगह सम्राट कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, और क्या ये बदलाव जो है वो किस तरह से जा रहा है आगे, बिहार में किस तरह से ये काम करेगा? देखिए, ये तो होना ही था। अगर मुख्यमंत्री बदलते हैं, मुख्यमंत्री का जो बदलाव हुआ है, तो फिर अधिकारियों का या नौकरशाहों की जो टीम है उनका बदलाव तो लाजमी है। ऐसा हो नहीं सकता है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की टीम के साथ काम करें। देखिए, सम्राट चौधरी कोई डमी सीएम नहीं है, वो बीजेपी के सीएम है, और अगर वो कहीं अगर मान लेते हैं कि किसी के इशारे पे काम करेंगे भी, तो वो अपने पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व हैं उनके इशारे पे काम करेंगे। कम से कम वो जदयू के डमी तो हो नहीं सकते। एक तो सम्राट चौधरी का व्यक्तित्व भी ऐसा है कि वो डमी हो नहीं सकते हैं, और ऐसे भी बीजेपी का सीएम और जदयू का डमी हो जाए, ये तो इसमें किसी को कोई संदेह करना ही भी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम सबको मालूम है, आपको भी मालूम है कि जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को, जो कि जदयू के ही थे,
उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उन्होंने ही कई तबादले कर दिए थे। कई ऐसे पते हैं, पटना सहित कई जिलों के जिलाधिकारी का बदलाव कर दिया था, कई आईजी रैंक के ऑफिसर का बदलाव कर दिया था। तो जो जदयू के थे, जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो डमी थे, नीतीश कुमार ने ही उनको बनाया था, वो तो नीतीश कुमार के नौकरशाह मॉडल को स्वीकार ही नहीं कर पाए। यहाँ तो सम्राट चौधरी वो बीजेपी के हैं, तो इनके बनाए हुए नौकरशाह का तबादला तो होना ही था। इसको लेकर के खलबली भी है। जैसे ही 16 आईपीएस ऑफिसर को और कई आईएएस ऑफिसरों का तबादला किया गया, तो जो कद्दावर नेता जो 4-5 हैं जदयू के, वो नीतीश कुमार से मिलने भी गए। खलबली मची है, लेकिन ये होना ही था। देखिए, नीतीश कुमार के जो सबसे पसंदीदा हैं, जिनके बारे में आपने बताया, कुमार रवि हैं, चंद्रशेखर सिंह हैं, अनुपम कुमार को तो दिल्ली भेज दिया गया, या वे स्वेच्छा से दिल्ली चले गए, और ये 2 लोगों को मंत्रालयों में लगाया गया। अब तक ये लोग मुख्यमंत्री कार्यालय में थे और पूरे कामकाज में एक तरीके से कहिए, पद इनका चाहे जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार के कामकाज में ये काफी इसको हैंडल किया करते थे। इसकी जगह पे सम्राट चौधरी ने अपने विश्वसनीय लोगों को लाया है, जिसमें लोकेश कुमार हैं। ये देखिए, ये लोकेश कुमार मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएमओ में रहेंगे, और साथ ही साथ ये पर्यटन विभाग के सचिव का भी पद देखेंगे। और जो संजय कुमार हैं, वो भी सीएमओ में रहेंगे, और साथ ही साथ वित्त मंत्रालय के भी इनके ऊपर, इनके कंधों पे जिम्मेवारी रहेगी। तो दोहरी भूमिका में ये लोग हैं, और ये लोग बीजेपी के एक तरीके से समझिए कि पसंदीदा ऑफिसर हैं जो काम करेंगे। इसके साथ ही विकास वैभव सहित कई आईपीएस को किया गया। विकास वैभव जो है, जब वो आईपीएस रहा करते थे, तो पश्चिमी चंपारण में, जिसको एक तरीके से समझिए कि बिहार का मिनी चंबल कहा जाता था, वहां से उन्होंने डाकू का आतंक खत्म किया था। उसके बाद से जीतनराम मांझी के बाद से तो हमेशा हाशिए पे ही रहे। तो सम्राट चौधरी ने उनको भी मुख्य भूमिका में लाया है। तो ये जो मॉडल है, वो नौकरशाह का जो भी डिजाइन हो रहा है, वो सम्राट चौधरी अपने स्वविवेक से ले रहे हैं, और ये बीजेपी का डिजाइन है। बीजेपी की अपनी एक कार्यशैली है, और ये होना ही था। इसको लेकर के जदयू में खलबली है, और खलबली रहेगी चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये स्वाभाविक है और ऐसा होगा ही। कोई भी मुख्यमंत्री अपने तरीके से काम करता है। अगर एक ही पार्टी का मुख्यमंत्री हो और वो बदल जाए, तो वो भी नौकरशाह को बदलता है। ये तो हम कई राज्यों में देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए, राजस्थान में भी देख लीजिए, कई राज्यों में आप देख सकते हैं। यहाँ तो कम से कम पार्टी भी बदल गई है। बीजेपी का सीएम है, नीतीश कुमार तो है नहीं। तो उन नौकरशाहों के बदौलत सम्राट चौधरी काम करने वाले नहीं है, ऐसा उनका व्यक्तित्व नहीं है। लेकिन देखिए, सम्राट चौधरी ने, इतना मैं जरूर कहूंगा कि संतुलन बनाने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में जो ऑफिसर्स थे, उनको बिल्कुल ही हाशिए पे कर दिया है। जैसे कि कुमार रवि को स्वास्थ्य मंत्रालय यानी निशांत कुमार के विभाग को सौंपा गया है वहां पे। तो चलिए, वो नीतीश कुमार के पसंदीदा थे, तो निशांत कुमार के साथ जुड़ गए। बिल्कुल वो हाशिए पे नहीं गए हैं। बहुत सारे ऑफिसर देखिएगा कि बहुत सारे ऑफिसर को नीतीश कुमार के कार्यकाल में, और अच्छे और ईमानदार ऑफिसर को हाशिए पे रखा गया है। तो वो तबादला हुआ है, लेकिन सम्राट चौधरी ने एक संतुलन बनाने का प्रयास किया है। और किसी भी समीक्षक को भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि इस मौजूदा सरकार में कौन ऑफिसर हो, ये जदयू की ओर से तय होगा। ये जदयू, सम्राट चौधरी कभी भी डमी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, खासकर वो जदयू तो उनको हैंडल नहीं कर सकती। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी और इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।